हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है एक बहुत ठंडा दिन और हमने करना है चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने कल कर लिया था। चैप्टर 2 आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब क्या है? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि टैक्स को हमने कलेक्ट क्यों करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किन प्रिंसिपल्स पे करेगा, कितने तरह के टैक्स होते हैं, ये पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने पढ़ना है कि अब टैक्स इकट्ठा हो गया, लोगों ने दे दिया, उसके साथ अब क्या होगा आगे और उससे मुल्क कैसे चलेगा, ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में पढ़ते हैं। सिर्फ ये उर्दू में आपने चीज़ याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का क्या मतलब है? टैक्स का पैसा इकट्ठा हो गया, आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अब उस पैसे के साथ करना क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का चैप्टर हमें बताता है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर्स और दूसरा है प्रोविजनल फाइनेंस प्रोसीजर्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, एक उर्दू की लाइन में बताऊंगी। फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर्स का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आते हैं उनका वो क्या करती है, उसकी कस्टडी किसके पास होती है, उसका पैसा किसके ऊपर खर्च होगा। प्रोविजनल फाइनेंस प्रोसीजर्स का मतलब होता है सूबे जो टैक्स इकट्ठा करे उसका पैसा किधर खर्च होगा, उसके साथ वो क्या करेंगे, ये हमने प्रोविजनल फाइनेंस प्रोसीजर्स में पढ़ना है। हम सिर्फ फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर पढ़ेंगे, प्रोविजनल फाइनेंस प्रोसीजर हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करेंगे, दोनों सेम है बिल्कुल। तो चलें फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर का सबसे पहले जो सेक्शन 78 है उसके अंदर वो हमें क्या कह रहा है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहा है और एक पब्लिक अकाउंट की बात कर रहा है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हैं, पहला पार्ट फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बता रहे हैं और पार्ट 2 के अंदर पब्लिक अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? ये एक ऐसी बास्केट होती है जिसमें सारे रेवेन्यूज़ या फेडरल गवर्नमेंट जो भी लोन रेज करती है वो आ जाते हैं, या कोई भी हमने किसी मुल्क को लोन दिया था वो लोन वापस आता है, वो वाले पैसे उस बास्केट में आ जाते हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की बास्केट में क्या आएगा, जितने टैक्सेस हमने फेडरल गवर्नमेंट ने रेज किए हैं वो, कोई हमने लोन लिया है किसी मुल्क से वो, और अगर किसी मुल्क ने हमारा दिया हुआ लोन वापस किया है तो वो, ये तीन चीज़ें किस में आएगी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की बास्केट में। सिर्फ इसको ऐसे ही याद करना है, ऑल रेवेन्यूज रेज्ड एंड द लोन रिसीव्ड, उसके बाद ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इन रीपेमेंट्स ऑफ लोन। इनका मतलब क्या है कि जो टैक्सेस आपने इकट्ठे किए हैं या जो लोन आपने रेज किया है दूसरे मुल्कों से, या किसी मुल्क ने आपका लोन जो लिया था वो वापस किया है, वो किस बास्केट में आएगा, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की बास्केट में। उर्दू में इसको इसी तरह याद करना है और इंग्लिश में खुद ही अपने पॉइंट्स में लिख लेना है। दूसरा क्या है, पब्लिक अकाउंट। एक था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट के अंदर कौन सी मनी आएगी, जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिसीव की है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिपॉजिट हुई है, किसी भी किस्म का फाइन सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव किया है या किसी और कोर्ट के अंदर पैसे रिसीव किए गए हैं, वो इस बास्केट में आएगा। शेल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। अब सेक्शन 78 में हमने कौन से दो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पढ़ी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर क्या चीज़ आएगी, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड एंड लोन्स लेस्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और इसके अलावा अमाउंट्स रिसीव्ड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन। और इसके बाद जो हमारा पब्लिक अकाउंट है उसके अंदर भी एक लाइन तो वही है कि जो मनी फेडरल गवर्नमेंट को रिसीव हुई है यही वो उसके अंदर भी था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। और दूसरा पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स के पास कोई पैसे आए हैं तो वो, इन कोर्ट्स के पास पैसे कैसे आते हैं, कोई भी केस अदालत के अंदर आया, किसी को फ़ाइन किया गया, हमने अक्सर सुनते हैं अभी रिसेंटली इमरान खान को फ़ाइन किया गया है, वो पैसे किधर जाते हैं, ये पैसे पब्लिक अकाउंट के अंदर जाते हैं। जब भी अदालत किसी मुलजिम को कोई फ़ाइन लगाती है वो पैसे पब्लिक अकाउंट के अंदर जाते हैं। ये था हमारा सेक्शन 78, इंतहाई आसान, इसको इसी तरह याद करना है। इसके सामने बैठे रह के इसका टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना कि ये लाइनें याद करनी है। जैसे कोई पूछे पब्लिक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड एंड ऑल लोन्स रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या ऑल लोन्स रिसीव्ड इन द रीपेमेंट, ऑल मनी रिसीव्ड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, किसी ने अगर आपको वापस किया। ये पब्लिक अकाउंट के अंदर क्या, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। बस इतनी सी बात है, इसको इसी तरह से याद करना है। ये था हमारा सेक्शन 78। अब थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम करेंगे सेक्शन 79। चलें जी, सेक्शन 79 करते हैं। पहले हमने पढ़ा था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है और पब्लिक अकाउंट क्या होता है। अब हमने पढ़ना है सेक्शन 79 के अंदर कि इसकी कस्टडी किसके पास होती है। पैसे तो इकट्ठे हो गए, इसके ऊपर कस्टडी किसकी होती है, कस्टडी इसके ऊपर होती है मजलिस शूरा पार्लियामेंट की या
जो रूल्स प्रेसिडेंट बनाता है। सिर्फ ये लाइन याद करनी है, इसके अलावा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो याद नहीं करना। सिंपल कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास, या जो प्रेसिडेंट रूल्स बनाता है उसके पास। ये उर्दू में मैंने बता दिया, इसको इंग्लिश में आपने ऐसे ही लिखना है, द कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट इज विद द पार्लियामेंट एंड और द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स इट। ये बस इतना सा है। ये था सेक्शन 79 और सेक्शन 78 और 79। इसको इसी तरह से याद करना है, याद करने में बहुत आसान है, आप इसको याद करें। इसी तरह मैं भी इसको याद करती हूँ। ब्रेक के बाद हम करते हैं सेक्शन 80। चले जी, मैंने तो कर लिया सेक्शन 78 और 79। अब मैंने करना है सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या है? एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको भी उर्दू में हम देखेंगे 2 मिनट में। एनुअल बजट स्टेटमेंट का ये मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने रखेगी जितना पैसा इकट्ठा हुआ है और जितना पैसा खर्चा जाएगा, उसकी एक स्टेटमेंट। ये लाइन है बस, इसको इंग्लिश में हमने लिख लेना है। कैसे? एवरी ईयर द फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर the National Assembly a summary of estimated receipts and expenditures of the government. It will be called as annual budget statements. अब ये जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है, इसका क्या मतलब है? जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो पैसा खर्चा जाएगा, उसकी एक समरी जो है वो कौन करेगा पेश नेशनल असेंबली के सामने? फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ही कस्टडी है इन सारे पैसों की, तो फेडरल गवर्नमेंट ही नेशनल असेंबली के सामने पेश करेगी कि यार इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और इतना पैसा खर्चा जाएगा। इसका एक एस्टिमेट जो है वो पेश करेगी, उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल बजट स्टेटमेंट। ये इसी तरह याद करना है, इसको लिखना भी इसी तरह है। उसके बाद क्या है? एनुअल बजट स्टेटमेंट में 2 चीज़ें शो की जाएंगी। एक, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खर्चा होना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो जिनके पास कब्जा है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का, उनकी लोगों की सैलरीज और जो भी उन चीज़ों का खर्चा है, फिक्स्ड एक खर्चा है, वो शो किया जाएगा सेपरेटली। और जो खर्चा रोड्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर या किसी भी वेलफेयर के ऊपर लगना है, वो खर्चा सेपरेटली शो किया जाएगा। इनको हम कहते हैं रेवेन्यू या कैपिटल लेवल एक्सपेंडिचर्स, जो कि हमने एनुअल बजट स्टेटमेंट में सेपरेट शो करने होते हैं। एनुअल बजट स्टेटमेंट कौन पेश करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। किसको पेश करेगी? नेशनल असेंबली को। उसके अंदर होगा क्या? एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, और वो शो करेगा सेपरेटली कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे खर्चा चार्ज होना है वो, और अदर एक्सपेंसेस, अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। यानी अदर एक्सपेंसेस का इधर क्या मतलब है? थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह नहीं याद करेंगे, वैसे बता देती हूँ। अदर एक्सपेंसेस का इधर मतलब है रोड्स या कोई भी और वेलफेयर के ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो। इसको हमने याद क्या करना है, कैसे करना है? द एनुअल बजट स्टेटमेंट शोज द expenses charged by the constitution and other expenses, and they shall distinguish between revenue expenses and other expenses। इसको इसी तरह याद करके लिख दें, आपका मानी क्लियर हो जाएगा। लफ्ज़ इस तरह नहीं तब्दील कर देने कि उसका मायने ही चेंज हो जाए। उर्दू में इसका क्या मतलब है वो आपको बता दिया है कि हर साल फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली के सामने अपना एक बजट रखना है, जिसमें वो शो करेगा कि कितना पैसा रिसीव हुआ है और कितना पैसा हमने खर्चना है। अच्छा, खर्चना किधर है? 2 चीज़ों के अंदर। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी सैलरीज में निकल जाना है वो, और एक अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं? रोड्स हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, उसमें। और जो नीचे एक सेपरेट लाइन लिखी हुई है वो आप याद कर लें। इट शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डे टू डे खर्चे, वही जो तनख्वाहें हैं उन लोगों की जिनके पास इस चीज़ का कब्जा है, या सुप्रीम कोर्ट के लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो निकलेंगी। और अदर एक्सपेंसेस का मतलब है कैपिटल लेवल एक्सपेंडिचर्स, कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, ये उसका मतलब है। सिंपल सी बात है। ये था सेक्शन 80। अब मैं भी इसको ज़रा लर्न करके एक दफ़ा लिख लूँ, आप भी करें।